नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। आज हम आपको क्लास 10th साइंस जिसका लेसन नंबर 15 हमारा पर्यावरण, इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। तो चलते हैं पहले वाले पर्सन की तरफ। पहला पर्सन दे रखा है, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो आपको बताना है कि भाई पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका उत्तर है रेटर ने। किसने किया था? रेटर ने। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रेटर ने। आगे दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो बताना आपको कि किसने दिया था सबसे पहले। तो यहाँ पे इसका आंसर है एजी टेंसले ने। किसने दिया था ये सबसे पहले नाम? तो एजी टेंसले ने दिया था। तो आप ध्यान रखना ये भी। अब अगर पूछे कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध को अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आगे ध्यान रखना कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, इसके दो घटक होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। ध्यान रखना, जो अजैविक घटक होता है इसके इसमें कौन कौन से शामिल है? अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक, ये तीन कारक शामिल है इसमें। जबकि जैविक घटक में कौन कौन से शामिल होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो नॉर्मल जानकारी आप ये भी रखना पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अगला तीसरा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के कौन से दो प्रमुख घटक है। तो जो मैंने अभी बताया ना, वही इसका आंसर है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर है अजैविक घटक और जैविक घटक। ध्यान रखना, अजैविक घटक के तीन कारक है। कौन कौन से? अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक। ठीक है। अगला दूसरा जैविक घटक आपको बताई दिया, इसके भी तीन कारक है। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब बताते हैं चौथा प्रश्न दे रखा है, जैविक घटक कौन से हैं। तो आपको बताना है कि भाई जैविक घटक के कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे तीन है। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। चलो अगला पांचवा प्रश्न है, अपघटक किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि अपघटक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर पांचवें प्रश्न का हम देखते हैं। यह सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह पदार्थों का चक्रण करते हैं। तो ध्यान रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो आप ये बात अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बताओ। आपको एक खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना है, उसका उदाहरण बताना है, जिसमें हम क्या क्या बताते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता बताते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बताते हैं और तृतीयक उपभोक्ता बताते हैं। जैसे आपको पता है, सबसे पहली बात तो उपभोक्ता से पहले किसको बताया जाता है? उत्पादक। अब उत्पादक में तो हमको पता है हरे पेड़ पौधे ही सबसे पहले आते हैं, उन्हें तो कहते हैं हम उत्पादक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका उदाहरण किस तरह से बताएंगे। जैसे घास को टिड्डा खाता है, तो घास क्या है? उत्पादक। टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। और टिड्डे को मेंढक, तो मेंढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और मेंढक को सर्प खा लेता है, तो सर्प क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से आपको उदाहरण याद रखना है। अगला सातवां प्रश्न है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम क्या है। तो आपको बताना है कि 10% का नियम क्या है। चलो इसके उत्तर की तरफ देखते हैं। दे रखा है नीचे, इसके अनुसार किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा उससे पहले
स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का कितना होती है? 10% होती है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि कितना प्रतिशत होती है? 10% होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? 10% का नियम कहते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, ओजोन प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? और इसका आपको सूत्र भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ध्यान रखना, जो ओजोन होती है, ओजोन, ये ओजोन प्रकृति में गैस के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? गैस के रूप में। जबकि आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। जबकि O2 किसका होता है? ऑक्सीजन गैस का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 9वां वाला प्रश्न। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यानी कि जो ओजोन होता है ना, उसके सूत्र में ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? 3। तो ध्यान रखना, इसमें 3 जुड़े होते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, CFC का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि CFC का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है, यानी कि ये किसके लिए ज्यादा हानिकारक है? तो ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा जो करती है ना, कौन सी परत? ओजोन परत, उसका क्षरण करने का काम करती है, यानी कि उसमें कमी लाने का काम करती है। ये ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। कौन? CFC। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला 11वां प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो इस 11वें प्रश्न का आंसर है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी पर क्या है कि ये जीवन की रक्षा करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओजोन परत जो है वो हमारे लिए एक जीवनदायिनी परत है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो जो कितनी ऊंचाई पर है? 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ओजोन परत पृथ्वी से। आप ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 12वां, पराबैंगनी किरणों से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? यानी कि पराबैंगनी जो किरण होता है ना, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे हम हमें क्या होता है कि रोग उत्पन्न हो जाता है? तो इसका आंसर है त्वचा रोग, आंखों के रोग और प्रतिरक्षी तंत्र के रोग। तो ये 3 तरह के रोग होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखना आप 12वें प्रश्न में कि कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों रोग हो सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है 13वां, UNEP का पूरा नाम क्या है? तो परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर ले आप सभी। तो UNEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं? तो ये चारों आप याद कर ले, प्लास्टिक, चमड़ा, कांच और DDT। ठीक है, तो ये चारों क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला है जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? उदाहरण बताओ। तो ध्यान रखना, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो आपको परिभाषा याद रखनी है जैव निम्नीकरणीय की, कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अगर उदाहरण पूछे तो बता देंगे, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, कागज, लकड़ी, कपड़ा आदि। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो ये थे हमारे लेसन नंबर 15, हमारा पर्यावरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को पढ़ के और इन प्रश्नों का अच्छे से फायदा उठा सके